तो गुड आफ्टरनून बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इन स्केलर फॉर्म। ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की सीरीज़ का लेक्चर नंबर रहेगा 4th। और कूलम्ब लॉ पर पढ़ने के बाद हम लोग इस पर एक लेक्चर और लेंगे जिसमें मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा और इसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कूलम्ब लॉ के बारे में। क्या है कूलम्ब लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कूलम्ब लॉ के बारे में। हेडिंग डाल देते हैं कूलम्ब लॉ, और ये अभी हम कर रहे हैं इन स्केलर फॉर्म। बेसिकली बस हम इसको अभी जान रहे हैं कहना क्या चाहता है, ठीक है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, 3 इयर्स का डायलॉग मुझे याद आ जाता है, कहना क्या चाहते हो। तो अभी हम कूलम्ब लॉ क्या कहना चाहता है वो हम देखना चाहते हैं बेटा। तो देखिए कैसे काम करेंगे। कूलम्ब लॉ कहता क्या है। पहली स्टेटमेंट, कूलम्ब फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस तो कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होगा, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। यानी कि डैट इज़, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉड ऑफ Q1 Q2। जो बच्चे मैथ के वो जानते हैं मॉड का मतलब क्या होता है, इससे जो भी चीज़ निकलेगी बाहर पॉजिटिव ही निकलेगी। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी बात क्या कहता है बेटा कूलम्ब लॉ, कि कूलम्ब फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance between center of charges, चार्जेस के जो सेंटर है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेट इज एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसे हम बेटा एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आपने सुना हुआ होगा, उस नाम को हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। दुनिया में ज़्यादातर फोर्सेस बेटा ये लॉ फॉलो करते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं खूबसूरत सा, ताकि हम लोग समझ सकें कि इसमें क्या कहना चाह रहे थे। दो चार्ज ले लेते हैं बेटा, ये रहा पहला चार्ज बॉडी, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1 है, तो इसका चार्ज का सेंटर ये रहा, पॉइंट A मान लिया मैंने। इसी तरीके से दूसरा चार्ज बॉडी हमने लिया बेटा, उसको भी मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है। हो सकता था इनके बीच में नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ये चार्ज नेगेटिव हो, लेकिन मैंने अभी पॉजिटिव ले लिया और उसके भी चार्ज का सेंटर आपका B है। इस पर चार्ज है Q2 और दोनों के सेंटर के बीच में दूरी जो है बेटा, दोनों के सेंटर के बीच में दूरी जो है वो R है। तो दोनों के सेंटर पर जो फोर्स लगेगा, इस केस में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमने लिया है Fe। और वो जो लगेगा बेटा इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। अब
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आपके पास पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों की मदद से आपके पास एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो एफ ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के बेटा हम लोग जो कांस्टेंट लाते हैं वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड बाय आर स्क्वायर। ये होता है फॉर वैक्यूम या एयर के लिए, फॉर वैक्यूम या एयर। और ये फॉर्मूला दूसरी तरीके से लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है फॉर, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये होता है फॉर मीडियम के लिए, कोई अनदर मीडियम हो, कोई दूसरे तरीके का मीडियम हो उसके लिए, एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम को छोड़ के। ये आपके पास लॉ आ गया बेटा। इसे लाल पेन से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दो नए टर्म आए हैं, इन दो नए टर्म पर गौर करते हैं। यहाँ पे टर्म आया है बेटा एक एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट असल में है क्या? एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, जिसकी वैल्यू फिक्स है, नेचर में ये कांस्टेंट है बेटा। ये होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, नहीं सॉरी माय मिस्टेक। ये होती है बेटा, यूनिट होती है इसकी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन जो होता है ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि मीडियम टू मीडियम वेरी करता है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। आल्सो एक और चीज़ याद रखो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है बेटा। इसकी वैल्यू जो होती है ओवरऑल सॉल्व करके आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसे फिजिक्स में कहा जाता है इलेक्ट्रो, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर स्टैटिक कांस्टेंट के ई। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नोट में एक छोटे सा बात लिख लेते हैं बेटा। नोट में हम चाहें तो कूलम्ब लॉ को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? कूलम्ब लॉ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं F = में के ई, F = में के ई मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और के ई का मतलब तुम लोग समझ ही गए हो बेटा, के ई का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, जहाँ पे के का मतलब आप लोगों को बहुत क्लियर होना चाहिए। अब ये तो कूलम्ब लॉ आपका हो गया स्केलर फॉर्म में, जो आपसे कभी पूछेंगे नहीं, मतलब डेरिवेशन आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएगी। लेकिन कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म में इसकी डेरिवेशन पेपर में पूछी जाती है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसे मैं कहूँगा 3 स्टार डेरिवेशन है बेटा। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब लॉ हम बताएंगे बेटा वेक्टर फॉर्म में। थ्री स्टार डेरिवेशन। तो अब इसके बारे में देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं। हम ये वैक्यूम में डिराइव करेंगे।
पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, एनसीईआरटी से अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे इंशाल्लाह। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है बस। तो शुरुआत करते हैं बेटा। मान के चलिए आपके पास दो चार्जेस हैं। पहले केस में मैं एक बार Q1 ले लेता हूँ, दूसरे केस में Q2 ले लेता हूँ। और Q1 में मान लेता हूँ बेटा पॉजिटिव है और Q2 भी मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है। इस केस में दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये मैंने रिपल्सिव फोर्स इस पर दिखाया। इस बॉडी का नाम क्योंकि 1 था तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस बॉडी का नाम 2 था तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 रहेगा। इसी तरीके से बेटा अगर बाय चांस दोनों पर नेगेटिव दोनों पर एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती। एक फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अंदर की तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये भी अंदर की तरफ। ये दूसरा केस होता हमारे पास। ये पहले हमने लिख लिया। ऊपर वाला केस कौन सा है? ऊपर वाला केस है बेटा अट्रैक्शन रिपल्शन का। और नीचे वाला केस कौन सा है? नीचे वाला केस है अट्रैक्शन का। और डायरेक्शन आप लोगों को बहुत क्लियरली अब नज़र आ रही है। तो ऐसा करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। माना कि आपने दो चार्ज ले लिए, ये रहे दो चार्जेस, ठीक है। एक आपने कोऑर्डिनेट प्लेन में दो चार्जेस ले लिए, एक है प्लस Q1 ले लिया, एक मान के चलिए अभी प्लस Q2 ले लिया बेटा। Q1 वाले की पोजीशन आपने ले ली बेटा R1 वेक्टर है और Q2 वाले की पोजीशन हम लोग ले लेते हैं बेटा मान के चलिए R2 वेक्टर। और अगर हम एक वेक्टर बनाएं जो कि बेटा Q1 से Q2 जा रहा है तो इस वेक्टर का नाम दूंगा मैं R21 वेक्टर। और एक वेक्टर बनाएं बेटा जो कि 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो ये इस वेक्टर का मैं नाम क्या देता? इस वेक्टर का नाम देता R12 वेक्टर। शायद क्लियरली वो वेक्टर नज़र नहीं आ रहा है, नीले पेन से दिखा देते हैं। अब आपको साफ दिख रहा है बेटा कि अगर मैं R1 वेक्टर में R21 वेक्टर ऐड करूं तो वो आ रहा है R2 वेक्टर से अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और अगर मैं R2 वेक्टर में R12 वेक्टर ऐड करूं तो वो आ रहा है R1 वेक्टर के बराबर अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है? पहले वाले से इम्प्लाई हो रहा है कि R21 वेक्टर हमारा बराबर होगा R2 माइनस R1 के, और दूसरे इक्वेशन से इम्प्लाई क्या हो रहा है? R12 वेक्टर बराबर होगा मेरा R1 माइनस R2 वेक्टर के। इतना पहले हमें क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर किसी को इतना क्लैरिफिकेशन नहीं है तो वीडियो पे एक बार वो शुरुआत से देख सकता है। अब थोड़ा सा डायलॉग लिखते हैं। अच्छा, डायलॉग लिखने से पहले कुछ और चीज़ें इसमें हम दिखा देते हैं बेटा, फोर्सेस दिखा देते हैं। मैंने अभी इन दोनों को पॉजिटिव माना है तो प्लस वाले पर जो फोर्स लगेगा रिपल्शन के कारण लेफ्ट हैंड साइड पर लगेगा, ये फोर्स लगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12। और इसी तरीके से इस पर फोर्स लगता तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 वेक्टर। ये हो गया। अब थोड़े से डायलॉग बाजी करते हैं। तो डायलॉग लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा, लिखते हैं। ये रहे, गौर से देखिएगा। कंसीडर, डायग्राम में जैसे दिख रहा है, 2 चार्जेस
Q1 and Q2 placed at position R1 vector and R2 vector respectively। आगे और लेते हैं। लेट F12 वेक्टर इज इक्वल टू में क्या होगा, कूलम्ब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 वेक्टर होगा बेटा कूलम्ब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें, केस लेना स्टार्ट करते हैं। पहला केस 1, व्हेन Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर। अगर इन दोनों का नेचर सेम हो, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा हो, यानी कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है। जब ये चीज़ हो बेटा तो क्या होगा, देन मॉड ऑफ Q1 Q2 बराबर होगा Q1 Q2 के, क्योंकि वो पॉजिटिव है, मॉड से सीधे के सीधे ऐसे ही निकल आएंगे। नाउ बात करते हैं बेटा फोर्स की। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। हाँ, इसके लिए हम डायग्राम को रेफर करते हैं। ये रहा डायग्राम बेटा, यहाँ पे देखते हैं। अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो आ रहा है वो हमारा किधर की तरफ आ रहा है, ये हमारा आ रहा है लेफ़्ट साइड पर। तो इसकी ये जो डायरेक्शन है बेटा, गौर से देखिए फिर से, F12 की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, वो डायरेक्शन के अलॉन्ग है R12 वेक्टर के अलॉन्ग। तो F12 आ रहा है हमारा, पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, के मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय दोनों के बीच में दूरी बेटा हम लोग मान लेते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी है, R है। यानी कि हम ये लेके चल रहे हैं R जो बराबर है मॉड ऑफ R12 वेक्टर है या मॉड ऑफ R21 वेक्टर है। तो F12 होगा कि Q1 Q2 बाय नीचे R², और डायरेक्शन हम लोगों ने जैसा कि देखा था और अभी भी देख रहे हैं, अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने के कारण जो डायरेक्शन आ रही है वो 2 से 1 की तरफ आ रही है, R12 वेक्टर के अलॉन्ग आ रही है। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 का मॉड, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं Q1 Q2 ही है। R12 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं बेटा वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो होती है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके आता है। और R जैसा कि हम ऊपर लिख रहे थे ये होता R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये बना के Q1 Q2 R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर का होल क्यूब। ये हमारे पास F12 वेक्टर की वैल्यू बन गई। उम्मीद है कि ये सभी को पहले क्लियर होगा। ये F12 वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर हम लेके चलें इसी तरीके से जब हम केस 2 लेके चलें, जब Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट नेचर, Q1 और Q2 दोनों का नेचर अपोजिट हो, डेट इज Q1 इंटू में Q2 की वैल्यू नेगेटिव हो, तो क्या होगा बेटा, तो इस केस में Q1 Q2 का जो मॉड होगा वो माइनस Q1 Q2 होगा, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपको पता है नेगेटिव का नेगेटिव ओवरऑल क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। ये हमें ध्यान में रखना है, हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ फोर्स की बात करते हैं बेटा। फोर्स देखते हैं, ये रहे दोनों के अपोजिट नेचर के फोर्स।
चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इसमें जो F12 की डायरेक्शन आ रही है बेटा, F12 की ये डायरेक्शन आपके R21 के अलोंग है। तो अब इस केस में F12 वेक्टर क्या आएगा बेटा, पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 के मॉड बाय R स्क्वायर, और डायरेक्शन R21 के अलोंग आ रही थी। अब मॉड अब हम अगर हम खोलें तो अभी जस्ट हमने देखा मॉड की वैल्यू होगी -Q1 Q2। इसकी जगह आप चाहें तो अभी इसकी जगह कुछ नहीं रख रहे हैं, अब हम लिख सकते हैं बेटा R12 वेक्टर की जगह -R12 कैप लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं बेटा, अगर हम गौर से देखें, पीछे वापस आएँ, इन दोनों से एक बात बहुत क्लियरली पता लग रही है, R12 वेक्टर का मॉड बराबर है R21 वेक्टर के मॉड के, यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है बेटा। यहाँ पे लास्ट में मैंने जो कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दोनों बराबर हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दूसरा मैग्नीट्यूड हमने सबके R के बराबर लिया था। तो यहाँ पर भी एक और चीज़ गौर से देखते हैं, जो हमारी अभी पहली जो इक्वेशन आई है वो ये आई है K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन में R12 का होल क्यूब। सिमिलरली अगर हम इधर आएँ तो यह आ रहा है, यहाँ पे आपने R12 कैप की जगह R21 कैप की जगह -R12 कैप लिख दिया, नीचे R का स्क्वायर, माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तो फिर आ गया K Q1 Q2 आपका R12 कैप बाय R स्क्वायर। तो आप इसे वैसे ही लिख सकते हैं K Q1 Q2 R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर का मॉड अपॉन में R की जगह आप क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह। तो यहाँ से भी फॉर्मूला आपके पास वही आ रहा है जो हमने पहले डिराइव किया, K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का होल क्यूब। अब इन दोनों इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं। जो पिछला वाला इक्वेशन था, नीचे जो सबसे लास्ट में नीचे इक्वेशन था बेटा, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं A, और अभी जो निकाला है इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं B। तो फ्रॉम A एंड B, A और B से हमारे ये कन्फर्म हो गया कि इट रियली डजंट मैटर कि दोनों के चार्ज का नेचर सेम है कि अपोजिट है। F12 वेक्टर आपके पास जो आता वो आता KE Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का होल क्यूब। और सिमिलर अगर हम प्रोसीजर रिपीट करते तो F21 वेक्टर आता बेटा KE Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है बेटा, अगर यहाँ पर F12 है तो यहाँ पे 12 नज़र आ रहा है, 21 है तो यहाँ पे 21 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 12 है तो नीचे 12 नज़र आ रहा है, 21 है तो 21 नज़र आ रहा है। तो इन दोनों से क्या अप्लाई हो रहा है, दिस इम्प्लाइज डैट, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो F वेक्टर का जनरल फार्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए KE Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R क्यूब, या आप इसे लिख सकते हैं KE Q1 Q2 R वेक्टर की जगह बेटा अगर आप डालोगे R इंटू में R कैप तो आपके पास आंसर आता KE Q1 Q2 R कैप ऊपर अपॉन नीचे R स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला आता फाइनली डिराइव करके, और ये आपका है वेक्टर फॉर्म कूलाम लॉ का। आप चाहें तो के की वैल्यू बाद में पुट भी कर सकते हैं। के की वैल्यू सभी बच्चों को पता है 1/4πε0 होती है, तो आप चाहें तो के की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। अब
इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता है, वैसे तो डेरिवेशन यहाँ पर ओवर हो गई है। आपसे एक सवाल ये और पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रूव करिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स। अगर इसी के साथ ये क्वेश्चन लगा हुआ आ गया तो समझ लीजिए पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसे बेटा। एज वी नो, अब हम जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं बेटा, F12 वेक्टर हमारा होता KE Q1 Q2 R12 वेक्टर बाय नीचे RQ एंड F21 वेक्टर होता बेटा KE Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर बाय RQ। तो जब हम बेटा इन दोनों को ऐड करते तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, तो KE Q1 Q2 बाय, यहाँ पे सॉरी, हाँ, जब इन दोनों को बेटा हम ऐड करते तो यह आता क्या, KE Q1 Q2 बाय RQ R12 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इन दोनों का सम। और हमें पता है कि इन दोनों की वैल्यू बेटा क्या होती है, वो अगर इसमें हम पुट करते हैं, चलो करके दिखा देते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो हमारे पास आता है F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, इन दोनों का सम 0। तो इसके साथ हमारे पास आ जाता है F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, यानी कि ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दीज आर म्यूचुअल फोर्सेस। हमने प्रूव कर दिया म्यूचुअल फोर्स होने का मतलब है एक्शन रिएक्शन फोर्स होना। और आप सभी को पता है ऊपर वाला जोड़े बना के भेजता है, तो फोर्सेस के भी ऊपर वाला हमेशा जोड़े बना के भेजेगा। तो आपके जो फोर्स आए हैं ये म्यूचुअल फोर्स हैं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि एक म्यूचुअल फोर्स है। और म्यूचुअल फोर्स का मतलब किन्हीं बच्चों को नहीं पता, तो इसका मतलब होता है एक्शन रिएक्शन पेयर होना। ठीक है, तो ये आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं सारी नोट्स आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ से कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में हो गया है, बस एक छोटी सी बात और बनानी है, उसके साथ ही हमारा ओवर हो जाएगा टॉपिक। एक बार सारे आप कूलम लॉ को शुरू से देख लीजिए, मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ तेज़ी से। तो कूलम लॉ होता क्या है, कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म। तो कूलम लॉ बेटा बेसिकली इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, और दो चार्जेस के बीच में जब ये लगता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। यानी कि पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ आई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2। उसके बाद कूलम फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ चार्जेस के, यानी कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। और इसे हम कहते हैं बेटा इन्वर्स स्क्वायर लॉ। नेचर में बहुत ही सारी फोर्सेस होती हैं जो बेटा इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, कूलम्ब फोर्स भी उनमें से एक है। और ये खूबसूरत सा डायग्राम बना के मैंने इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझा रखी हैं बेटा कि तो आप इसमें आपको अलग से बता रखा है, ये रहे हमारे पास दो बॉडी, उनके सेंटर ऑफ चार्जेस A और B जो हैं सेंटर ऑफ चार्जेस हैं, नॉट सेंटर ऑफ बॉडी, ये सेंटर ऑफ चार्जेस होते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा बच्चे कम ध्यान देते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो A और B आपके सेंटर ऑफ चार्जेस हैं, उनके बीच की दूरी हमने R मानी, इनका चार्ज Q1 Q2 माना। तो कूलम लॉ के हिसाब से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड ऑफ Q1 Q2 के।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के आप लोग बेटा जो कांस्टेंट लाएंगे वो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा एयर और वैक्यूम के लिए। किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा किसी मीडियम के लिए। ये हमें याद रखना है फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी फार्मूला है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बेटा अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू, जो हमें याद रखनी है। बोर्ड के पेपर में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन आप लोगों को वैल्यू याद करनी होगी। और एप्सिलॉन जो होता है बेटा, एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो कि हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद ये 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, ये डायरेक्ट आपको बेटा इसकी वैल्यू याद रखनी है, जो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें सीधी सीधी याद रखनी है, ये कैलकुलेशन में हमारे काम आएगी। और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम लोग KE से डिनोट करेगा। उसके बाद उसके बाद हम दूसरे पेज पर आते हैं बेटा। तो नोट में मैंने इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया है। KE = mod Q1 Q2/r²। हमेशा जो हम फोर्स लेंगे वो पॉजिटिव ही निकालेंगे, और कैलकुलेशन करने से पहले हम डायरेक्शन अपने आप निकाल लेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण वो हम न्यूमेरिकल में चेक भी कर लेंगे कैसे होगा। इसके बाद बेटा कूलाम लॉ हम लोग कर रहे हैं आपके वेक्टर फॉर्म में। अब दोनों चार्जेस मान के चलिए पॉजिटिव हैं, कूलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो आपको पता है अगर दो चार्जेस पॉजिटिव हैं बेटा, तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। पहले वाले पर फोर्स जो दूसरे वाले के कारण लगेगा उसे F12 कहेंगे, दूसरे वाले पर फोर्स जो पहले वाले के कारण लगेगा उसे F21 कहेंगे। अगर अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो बेटा, तो पहले वाले पर फोर्स वही जो दूसरे वाले के कारण लग रहा है वो F12 है, और दूसरे वाले पर फोर्स जो पहले वाले के कारण लग रहा है वो F21 है। ये अट्रैक्शन का केस हो गया। अब इसका देखिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कंसीडर किया। कंसीडर आपके पास दो चार्जेज हैं Q1 और Q2 एट पोजीशन R1 एंड R2, ठीक है। और हम मान के चलते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1 जो है F12 वेक्टर है, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2 जो है वो F21 वेक्टर है। मतलब पहले वाले पर फोर्स दूसरे वाले के कारण जो लगेगा वो F12 वेक्टर होगा, और दूसरे वाले पर फोर्स पहले वाले के कारण जो लगेगा वो F21 वेक्टर होगा। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बेटा क्या लेंगे, इसे हम R लेंगे। अब 1 से 2 पर जो वेक्टर जा रहा है वो जो वेक्टर होगा उसे हम मान लेते हैं R12 वेक्टर, ठीक है। और R12 ही क्यों माना, अगर किसी का सवाल ये है तो हमेशा जहाँ पर हेड होगा उस वाले का नाम पहले लिखेंगे, जहाँ पर टेल होगा उसका नाम हमेशा बाद में लिखेंगे, हेड पहले टेल बाद में। तो R12 वेक्टर, और ऐसे ही आपका R21 वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा बेटा आपका 2 से एरो जो आपका जा रहा होगा 1 से लेके 2 की तरफ। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर ऐड करें तो R2 वेक्टर आ रहा है, तो इससे R21 वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसी तरीके से बेटा अगर इसी तरीके से हम R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर करें तो हमारे पास R1 वेक्टर आ रहा है, यानी कि R12 वेक्टर हो गया आपके पास R1 माइनस R2। इससे हमारे पास क्या सामने आया बात कि इन दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इनका अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो बात हमने यहाँ पर लिख ली और उसे मान लिया कि वो R के बराबर है। ये हमने मान लिया, से लेट कुछ भी आप बोलना चाहें। तो जो हमने बातें बोली वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, तो मॉड से निकलने के बाद उनके आगे साइन पॉजिटिव ही रहेगा।
फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 का मॉड बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन अगर हम देखें, अगर दोनों चार्ज बेटा दोनों पॉजिटिव हैं तो जो 1 वाले पर जो फोर्स लग रहा है बेटा, 1 वाले पर जो फोर्स लग रहा है वो R12 वेक्टर के अलोंग है, R12 वेक्टर के अलोंग है बेटा। तो R12 वेक्टर इसकी डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और R की जगह हमने लिख दिया R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये नीचे बेटा हो जाएगा क्यूब और ऊपर हो जाएगा Q1 तो Q1 Q2 R12 वेक्टर। सिमिलरली बेटा जब आप आएंगे थर्ड केस में आएंगे, फोकस, हाँ, तो अगर Q1 Q2 अपोजिट नेचर के हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो इनके मॉड की वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी, और इनकी मॉड की वैल्यू नेगेटिव आती, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे साइन माइनस का लगाएंगे ताकि ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आए। अब इधर मैं अगर निकालता बेटा F12 वेक्टर, तो अब देखते हैं डायरेक्शन, यहाँ पर साइड बाय साइड आपको दिखाना पड़ेगा। चलो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, के Q1 Q2 का मॉड बाय आर स्क्वायर R12 का कैप। R12 का कैप कैसे आया, तो जरा इसे देखते हैं इस फिगर में। कहाँ गया फिगर, ये रहा। अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है तो जो F12 फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, आप देखिए जो मैंने ऊपर काले पेन से बनाया है R21 वेक्टर उसके अलोंग है, तो वही मैंने बेटा आपके थर्ड पेज में यहाँ पे लिखा है कि F12 वेक्टर जो है K मॉड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप है। मॉड हटाया साइन माइनस आया, R12 कैप हमारा माइनस R21 कैप हमारा माइनस R12 कैप के बराबर होगा। माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर R12 कैप की जगह हम R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, R स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे R12 के स्क्वायर, R12 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो वापस वही इक्वेशन आई, मतलब दोनों का चार्ज सेम है या दोनों का चार्ज अपोजिट है, इट रियली डजंट मैटर, आपके पास फॉर्मूला वही सेम आ रहा है। तो F12 वेक्टर का फॉर्मूला आया के Q1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब। और इसी तरीके से F12 वेक्टर आपके F21 वेक्टर आपके पास आता के Q1 Q2 बाय R12 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब, ऊपर आता R21 वेक्टर। तो इससे क्या इंप्लाई होता है, अगर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 2 1 है, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर भी कुछ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। F वेक्टर हमारे पास हो जाएगा के Q1 Q2 R वेक्टर बाय R का क्यूब। और R वेक्टर की जगह आप बेटा क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर की जगह आप लिख सकते हैं, वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू में R है। फिर एक सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं, ये एक 2 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 स्टार क्वेश्चन है बेटा, कि प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब बेटा क्या होता है, म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर। ऊपर वाला मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जोड़ी बना के भेजता है, तो ऊपर वाला नेचर में फोर्सेस की भी जोड़ी बना के भेजता है। अब जैसा कि हम अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के हिसाब से जानते हैं, F12 वेक्टर होता है के Q1 Q2 R12 वेक्टर बाय R क्यूब, एंड F21 वेक्टर होता है के Q1 Q2 R21 वेक्टर बाय R क्यूब। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने पर के Q1 Q2 बाय R क्यूब बाहर आया, R12 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर आया। जब हमने इन दोनों की वैल्यू पुट करी तो ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 आ रही है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा बेटा, ओवरऑल आंसर आपका आएगा 0। यानी कि F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर का सम क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि F12 वेक्टर बराबर हो गया माइनस F21 वेक्टर के। ये तो आप लोगों को पता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि ये आपके जो फोर्स आए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक म्यूचुअल फोर्स है, ये आपका एक्सप्लेन हो गया है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल उसके ऊपर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा।